हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का वॉल्यूम नंबर 10 कॉलॉइड्स का वर्गीकरण। यानी इसमें अपन ने इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने कॉलॉइड्स का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है ये अपन ने पढ़ लिया था बच्चों। तो अब अपन उसमें पहला पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर जो अपन ने वर्गीकरण किया है कॉलॉइड्स का वो किस प्रकार से होता है। तो आपने देखा था कि कॉलॉइड्स जो होते हैं वो दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, उसमें दो फेज पाई जाती हैं, जिसमें से एक फेज को तो हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा कहलाता है परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम। तो दो फेज में इसको बांटा है। इस प्रकार से कॉलॉइड्स को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो पहली जो प्रावस्था है वो परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है, ये अल्प मात्रा में होती है। इसे असतत प्रावस्था या आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये उसमें घुली रहती है, मिली रहती है। जिसमें अपन डालते हैं, जिस चीज को घोलते हैं वो उसकी परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। और जिसमें डालते हैं, जिसमें घुली रहती है या जिसमें उपस्थित होती है वो कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। ये जो होता है सतत प्रावस्था होती है, क्योंकि ये बक में होती है, होल उसमें फैली रहती है, इसलिए इसे हम सतत प्रावस्था कहते हैं। इसे बाह्य प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर डिप रहती है, इसलिए ये बाह्य प्रावस्था कहलाती है। तो प्रावस्थाओं के आधार पर कॉलॉइड्स जो है वो टू टाइप्स के अपन मान सकते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब अपन देखते हैं कि जब परिक्षेपण माध्यम के नाम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं उनके माध्यम के आधार पर। अगर परिक्षेपण माध्यम अलग अलग है तो हम उनको कुछ नामों के आधार पर जान सकते हैं। जैसे पहला है एरोसोल। एरोसोल का मतलब ये हुआ कि जब परिक्षेपण माध्यम वायु हो, वायु में अगर कोई कण उपस्थित है तो वो क्या कहलाएंगे, एरोसोल। और जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो उसे हम हाइड्रोसोल कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से जब परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हम लेते हैं, एल्कोहल होता है तो उसे हम एल्कोसोल कहते हैं। तो ये सब इनके नामों के आधार पर ही है। बेंजोसोल मतलब जब परिक्षेपण माध्यम बेंजीन होता है तो उसे हम बेंजोसोल कहते हैं। तो इस प्रकार अपन परिक्षेपण माध्यम के नामों के आधार पर भी हम इनके कॉलॉइड्स जो होते हैं उनके नाम दे सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि इस दोनों प्रावस्थाओं के मिलने से कितने प्रकार के कॉलॉइडी तंत्र बनते हैं, उन कॉलॉइडी तंत्रों को हम क्या क्या कहते हैं, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, उनके उदाहरण के बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो अपन देखते हैं कि इनसे इन दोनों के मिलने से, दोनों जो प्रावस्थाएं मिलती हैं, इन दोनों प्रावस्थाओं के मिलने से कौन कौन से कॉलॉइडी तंत्र बनते हैं। बच्चों अपन देखते हैं कॉलॉइडी तंत्रों के विभिन्न प्रकार। तो अपन इसमें अपन एक टेबल बनाई है, एक सारणी में अपन देखते हैं इसको। उदाहरण वेरी सिंपल है ये। तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था अपन एक तरफ लिखी, परिक्षेपण माध्यम यानी परिक्षिप्त प्रावस्था जब परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होती है, अलग अलग प्रावस्थाएं, तो कौन कौन से कॉलॉइडी तंत्र बनते हैं और इनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि जब ठोस उपस्थित होता है, ठोस में यानी जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, तो वो जो कॉलॉइडी तंत्र है वो कहलाता है ठोस सॉल्व। ठीक है बच्चों, ये ठोस सॉल्व कहलाता है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, रंगीन कांच, जितने भी रंगीन कांच होते हैं उसमें ठोस जो होते हैं कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों को कांच में डाल दिया जाता है तो रंगीन हो जाता है। रत्न है, जितने भी रत्न पाए जाते हैं, काले हीरे हैं, रूबी है, इस तरह से जितने भी और जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं वो सारी की सारी ठोस सॉल्व कहलाती है। फिर अपन सेकंड देखते हैं, जब ठोस उपस्थित होता है द्रव में, यानी जब परिक्षेपण माध्यम तो द्रव हो और ठोस उसमें उपस्थित हो, तो ऐसा कॉलॉइडी तंत्र सॉल्व कहलाता है, इसे हम सॉल्व कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे पेंट, जो अपन पेंट करते हैं दीवारों पर, पेंट है। कोशिका तरल जो है, कोशिका का लिक्विड जो होता है उसमें भी कई सारे ऑर्गेनेलिन्स उसमें पाए जाते हैं। गोंद, दलदल, दलदल जो होता है उसमें भी मिट्टी के कण ठोस जो होते हैं वो पानी में उपस्थित होते हैं, तो दलदल। जिलेटिन का विलयन जो होता है वो भी सॉल्व का एग्जाम्पल है। फिर अपन देखते हैं जब ठोस उपस्थित हो गैस में, तीसरा जो है अपन, यानी गैस जब परिक्षेपण माध्यम हो और ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था हो, पूरे गैस में ठोस के कण उपस्थित होते हैं, तो उसे हम ठोस एरोसोल कहते हैं। ठीक है। ठोस एरोसोल में कौन कौन से, जैसे धुआं है, धुएं में कार्बन के कण जो होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं। धूल का तूफान, धूल के कण जो होते हैं वायु में उपस्थित होते हैं जब तूफान आंधी आती है।
ज्वालामुखी प्रदूषण, जब ज्वालामुखी फूटती है तो उसमें से विभिन्न गैसें जो निकलती हैं, उसमें कई सारे कण निकलते हैं, वो कण जो होते हैं वायु में फैल जाते हैं। तो ज्वालामुखी प्रदूषण जो है वो भी क्या है, ठोस एरोसोल का एक एग्जाम्पल है। फिर अपन देखते हैं जब द्रव उपस्थित होती है ठोस में, यानी ठोस तो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, और उसमें द्रव उपस्थित है तो वो जेल कहलाता है। जेल जो होता है, इनके एग्जाम्पल हैं पनीर, जेली, जैम, जैम चॉकलेट आती है, कई तरह की जेली भी होती है, मक्खन, बूट पॉलिश आदि, ये सारे के सारे जेल के एग्जाम्पल हैं। फिर अपन देखते हैं द्रव। द्रव जब उपस्थित होता है द्रव में, यानी लिक्विड दूसरे लिक्विड में पाया जाता है, तो इस अवस्था को अपन कहते हैं इमल्सन या पायस कहलाता है। जब ये कोलॉइडी तंत्र बनता है तो इमल्सन या पायस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। फिर है बालों की क्रीम, बालों में लगाने की जो क्रीम आती है वो भी इमल्सन का एग्जाम्पल है। इमल्सीकृत क्रीम, कई तरह की क्रीम आती है, सबसे अच्छा उदाहरण और इसका है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी बच्चों इमल्सन का एग्जाम्पल है। और कॉड लीवर ऑयल, मछली का तेल जो होता है वो भी एक द्रव का द्रव में उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं द्रव जब उपस्थित होता है गैस में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्रव एरोसोल। यानी द्रव के कण जब गैस में, वायु में उपस्थित होते हैं, किसी गैस में उपस्थित होते हैं तो वो द्रव एरोसोल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि बादल, बादल जो होता है पानी के कण जब वायु में उपस्थित होते हैं तो बादल कहलाते हैं। कोहरा, धूम, ये सारे भी इसी के एग्जाम्पल हैं। और कीटनाशी द्रव का छिड़काव जब किया जाता है तो उसमें भी द्रव की जो बूंदें होती है, कीटनाशी द्रव की जो बूंदें होती है उस केमिकल की, वो भी जब वायु में फैल जाती हैं तो वो भी एक द्रव एरोसोल का निर्माण कर देती हैं। इसी प्रकार जब गैस उपस्थित होती है ठोस में, किसी ठोस में जब कोई गैस उपस्थित है तो उसको हम ठोस फॉर्म कहते हैं। ये ठोस फॉर्म कहलाता है बच्चों। इसका उदाहरण है फॉर्म रबड़। रबड़ जो होती है, गद्दीदार रबड़ जो होती है, उसको फॉर्म रबड़ कहते हैं, वो इसी का उदाहरण है। प्यूमिस पत्थर, सॉफ्ट एक पत्थर होता है, उसको भी अपन क्या कहते हैं, ठोस फॉर्म का उदाहरण है। और सूखा समुद्री झाग, समुद्री झाग भी होते हैं, वो सूख करके पत्थर के समान हो जाता है, उसमें भी गैस उपस्थित होती है, उस पत्थर के बीच में गैस के कण आ जाते हैं, स्पंजी टाइप होता है, तो उसे सूखा समुद्री झाग कहते हैं। ये भी एक ठोस फॉर्म का उदाहरण है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, गैस जब उपस्थित हो द्रव में, यानी द्रव तो परिक्षेपण माध्यम हो और उसमें गैस के कण उपस्थित हो, गैस उसमें घुली हुई हो, तो वो फॉर्म कहलाती है, वो झाग का रूप ले लेती है, जिसे हम फॉर्म कहते हैं। जैसे साबुन के झाग, बियर के झाग, सोडा वाटर के झाग। तो इसमें क्या होता है, इसमें द्रव के अंदर बच्चों गैस उपस्थित होती है, गैस के कण पाए जाते हैं, तो ये फॉर्म या झाग कहलाते हैं। फैन, फैन भी इसी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जब प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में उपस्थित होती है, यानी जब परिक्षेपण माध्यम में कोई परिक्षिप्त प्रावस्था उपस्थित होती है तो वो विभिन्न प्रकार के कोलॉइडी तंत्रों का निर्माण करती है, जिनके ये उदाहरण है। अब अपन पढ़ेंगे इसके और आगे का वर्गीकरण कि कितने प्रकार के और हम इसको आगे बांट सकते हैं। बच्चों हम देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, बहुआण्विक कॉलॉइड, वृहद आणविक कॉलॉइड और संगुणित कॉलॉइड। तो अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले बहुआण्विक कॉलॉइड्स क्या होते हैं। बहुआण्विक कॉलॉइड्स यानी मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे अणु या परमाणु, छोटे छोटे अणु या जो परमाणु होते हैं वो गुच्छित होकर के, आपस में गुच्छित होकर के कॉलॉइडी कणों का निर्माण कर देते हैं। जितने भी छोटे छोटे अणु या परमाणु होते हैं वो आपस में गुच्छा सा बना करके कॉलॉइडी कणों का निर्माण कर देते हैं, कॉलॉइडी कण बन जाते हैं। और प्रत्येक कॉलॉइडी कण जो होता है उसमें लगभग 100 या इससे अधिक परमाणु या अणु पाए जाते हैं, यानी कम से कम 100 या इससे अधिक अणु या जो परमाणु होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। इनके कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर, यानी बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर या इससे कुछ कम होता है, बहुत सूक्ष्म होते हैं। और इन कणों के मध्य में दुर्बल वॉन्डरवॉल बल पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही दुर्बल होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वॉन्डरवॉल बल पाए जाते हैं, ये अस्थायी होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें जो उदाहरण है, उदाहरण जैसे कि गोल्ड सॉल्व, जब अपन आगे पढ़ेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि में गोल्ड सॉल्व का निर्माण, तो उसमें देखेंगे कि गोल्ड जो होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिससे गोल्ड सॉल्व का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर सॉल्व, सल्फर सॉल्व, सल्फर में भी S8 जो
अणु होते हैं वो आपस में जुड़ करके छोटे छोटे कण और बहुआण्विक कॉलॉइड का निर्माण कर देते हैं। धातुओं के कुछ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के कॉलॉइड विलयन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वृहद आणविक कॉलॉइड यानी मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता है, वृहद आणविक यानी इनकी कणों का आकार बड़ा होता है, बड़े बड़े कण जो होते हैं, यानी इसमें कणों का आकार लगभग 1000 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। यानी 1000 नैनोमीटर तक के कण जो होते हैं वो आपस में एकत्रित होकर के कॉलॉइडी तंत्र का निर्माण कर देते हैं। ये अधिक स्थायी होते हैं और वास्तविक विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि स्थायी होते हैं, इनको आसानी से पृथक करना संभव नहीं होता, इसलिए ये वास्तविक विलयन के समान कार्य करते हैं। इनके उदाहरण जो अपन देखें, प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वृहद आणविक कॉलॉइड जो होते हैं उसमें स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम आदि आते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वृहद आणविक कॉलॉइड, उसमें संश्लेषित रबड़ है, प्लास्टिक है, संश्लेषित बहुलक जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे के सारे वृहद आणविक कॉलॉइड के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार का जो होता है वो होता है संगुणित कॉलॉइड। अपन देखते हैं तीसरे प्रकार का जो कॉलॉइड है वो है संगुणित सहचारी, या इसे मिसेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कण जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के कॉलॉइड को संगुणित कॉलॉइड भी कहा जाता है। ये अल्प सांद्रता पर तो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के समान कार्य करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर ये आपस में एकत्रित होकर के जुड़ करके और कॉलॉइडी तंत्रों का निर्माण कर देते हैं। वापस इनको तनु करने पर, यानी इनकी सांद्रता अगर हम कम कर दें, इनका तनुकरण कर दिया जाए, तो ये पुनः अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस प्रकार के कॉलॉइड होते हैं। इनके अपन उदाहरण देखते हैं। साबुन और अपमार्जक जो होते हैं इनके एग्जाम्पल होते हैं, ये मिसेल कहलाते हैं। साबुन जैसे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम साल्ट होते हैं साबुन कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम स्टीरेट, सोडियम ऑलिएट, यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण है। अपमार्जक जो होते हैं वो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम साल्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, ये एक प्रकार का अपमार्जक है। ये दोनों ही जो होते हैं इस प्रकार के कॉलॉइडों का निर्माण करते हैं। इसमें जब अपन बात करते हैं मिसेल की, मिसेल का जब निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है मिसेल का, तो उसमें दो चीजें काम आती हैं, एक तो क्राफ्ट ताप और एक सीएमसी यानी क्रांतिक मिसेल सांद्रता। इन शब्दों का अपन इस्तेमाल करते हैं, तो अपन इनके बारे में देखते हैं कि क्राफ्ट ताप क्या होता है। क्राफ्ट ताप जो होता है ये वह निश्चित ताप होता है जिससे उच्च ताप पर मिसेल का निर्माण हो जाता है, यानी जिससे अधिक ताप पर मिसेल का निर्माण होता है वह ताप क्राफ्ट ताप कहलाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, क्राफ्ट ताप पूछ ली जाती है छोटी सी परिभाषा कि क्या होता है, यानी वह निश्चित ताप जिससे उच्च ताप पर यानी जिससे अधिक ताप पर किसी मिसेल अणु का निर्माण हो जाता है वह उसका क्राफ्ट ताप कहलाता है। इसी प्रकार से सीएमसी यानी क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या होती है, ये भी क्या होती है, उसकी एक सांद्रता होती है, यानी वह निश्चित सांद्रता जिससे उच्च सांद्रता पर मिसेल अणु का निर्माण हो जाता है उसकी सीएमसी कहलाती है, यानी क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। भिन्न भिन्न कॉलॉइडी पदार्थ जो होते हैं उनके लिए सीएमसी का मान भी अलग अलग होता है। जैसे अपन बात करते हैं साबुन की, कि साबुन जो होता है उसके लिए सीएमसी का मान 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल प्रति लीटर होता है। अब अपन इसका जो प्रकार है बांटने का, कॉलॉइडी का जो वर्गीकरण है, उसके अपन तीसरे प्रकार की बात करते हैं कि तीसरे प्रकार में कौन कौन से कॉलॉइड आते हैं। तीसरा जो है अपना आणविक अन्योन्य क्रिया के आधार पर, इस आधार पर दो प्रकार के कॉलॉइड्स होते हैं बच्चों, एक तो द्रव स्नेही कॉलॉइड्स और एक होता है द्रव विरोधी कॉलॉइड्स। तो अपन बात कर रहे हैं द्रव स्नेही कॉलॉइड्स की, तो इन्हें हम द्रव स्नेही कॉलॉइड्स या द्रव रागी कॉलॉइड्स, लियोफिलिक कॉलॉइड्स, पायसम कॉलॉइड या स्वाभाविक कॉलॉइड, इनके विभिन्न नाम हैं, अलग अलग प्रकार के इनके नाम हैं, इनको इनसे जाना जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के नाम इनके होते हैं। अपन बात करते हैं क्या होते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइड्स, यानी जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में पूर्ण रूप से घुल जाती है, आकर्षित होकर के आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो जो कॉलॉइड बनता है उसे हम द्रव स्नेही कॉलॉइड्स कहते हैं। ये जो होते हैं बहुत अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि आपस में मिल जाते हैं, आकर्षित होते हैं, तो ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं, इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी ये आसानी से अवक्षेपित नहीं हो पाते, लेकिन
अगर इनका एक बार अवक्षेपण हो जाए तो हम इन्हें उन्हें सरलता से, आसानी से वापस से कॉलॉइडी विलयन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये उत्क्रमणीय प्रकार के भी होते हैं। स्टेबल तो होते हैं, लेकिन यदि इनका एक बार अगर अवक्षेपण हो जाए किसी भी माध्यम से, तो हम इनको आसानी से वापस से कॉलॉइडी अवस्था में बदल सकते हैं। इसलिए ये उत्क्रमणीय प्रकार के भी कहलाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं द्रव स्नेही के, वो स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, रबड़ आदि जो होते हैं, ये सारे के सारे द्रव स्नेही या द्रवरागी कॉलॉइड्स के उदाहरण होते हैं। अपन इसमें दूसरा जो प्रकार है वो अब अपन पढ़ेंगे द्रव विरोधी कॉलॉइड्स। देखिए दूसरा जो प्रकार है द्रव विरोधी कॉलॉइड, इसको अपन कहते हैं लियोफोबिक कॉलॉइड या द्रव विरोधी कॉलॉइड। इनमें क्या होता है, इनमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था जो होती है आपस में मिक्सअप नहीं होती है, आपस में मिलती नहीं है, क्योंकि उनके मध्य कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए ये कहलाते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड्स कहलाते हैं। इसलिए ये सरलता से कॉलॉइडी विलयन का निर्माण नहीं करते। इनमें कॉलॉइडी विलयन बनाने के लिए बच्चों किसी एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है या विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। द्रव विरोधी कॉलॉइड जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर ही आसानी से क्या होते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, या इन्हें हम गर्म करके या हिला करके अवक्षेपित कर सकते हैं। अर्थात ये जो होते हैं वो कम स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कम स्थायी होते हैं। ये जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रकार से अपना क्या अर्थ है, यानी एक बार अगर इनको अवक्षेपित कर दिया जाए, स्कंदित कर दिया जाए किसी भी विधि द्वारा, तो ये पुनः कॉलॉइडी अवस्था में प्राप्त नहीं किए जा सकते। इनको हम वापस से कॉलॉइडी सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। इन्हें परिरक्षित करने के लिए किसी न किसी स्थायी कारक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। इस कारण से ये जो होते हैं वो आवेशित होते हैं, अर्थात इनके ऊपर कोई ना कोई आवेश पाया जाता है। या तो इन पर ऋण आवेश पाया जाएगा या फिर ये धन आवेशित होंगे, यानी कोई सा एक प्रकार का आवेश इन पर पाया जाता है। बच्चों इनके जो उदाहरण हैं उसमें जैसे दूध, रक्त, धातु सल्फाइड जिसका एक उदाहरण है आर्सेनिक सल्फाइड, धातुओं के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड अपन ने एक उदाहरण लिया, धातु के ऑक्साइड, जितने भी प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इस जो वॉल्यूम 10 है इसमें कॉलॉइड्स के विभिन्न प्रकार के कॉलॉइड्स जितने भी होते हैं उनका अपन ने अध्ययन किया, उनका वर्गीकरण देखा, उनके उदाहरण पढ़े। अगर आपको ये YouTube चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसका आगे का भाग अपन अगले वॉल्यूम में पढ़ेंगे। धन्यवाद।